हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सोनाक्षी। दोस्तों, आप दिल्ली में हुए श्रद्धा वालकर मर्डर केस के बारे में तो जानते ही होंगे। आज हम आपको बताएंगे देहरादून का चर्चित केस अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के बारे में। 17 अक्टूबर 2010 में एक श्रद्धा वालकर जैसा केस, या कहें कि इससे भी भयानक घटना को अंजाम दिया गया था। बस डिफरेंस इतना था कि श्रद्धा वालकर केस में लाश के 35 टुकड़े किए गए और अनुपमा केस में 72 टुकड़े किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने भी इन दोनों केस के बीच में जो आपसी कनेक्शन बताया है, उसे सुनकर आप और भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये पूरी कहानी आपको हिलाकर रख देगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी के मुख्य किरदार है राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी। राजेश गुलाटी का जन्म देहरादून में हुआ था। राजेश ने अपनी 12th तक की पढ़ाई देहरादून से करी और ग्रेजुएशन करने के लिए वो दिल्ली आ गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजेश ने कंप्यूटर साइंस में MSc करी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजेश की मुलाकात अनुपमा से होती है। अनुपमा दिल्ली की ही रहने वाली थी। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर राजेश और अनुपमा शादी करने का फैसला करते हैं। इस बारे में दोनों अपने अपने परिवार वालों से बात करते हैं। इस रिश्ते के लिए दोनों के परिवार वाले मान जाते हैं और फिर 10 फरवरी 1999 में इन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद राजेश की जॉब अमेरिका की एक कंपनी में लग जाती है। फिर राजेश और अनुपमा अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। अब तक इन दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। राजेश ने अमेरिका में अपना एक खुद का घर भी खरीद लिया था, मगर जैसे जैसे समय बीतता है, इनकी जिंदगी में ट्विस्ट आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे अनुपमा और राजेश के रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो जाता है। इस दौरान इन लोगों की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव भी आते हैं और ऐसा लगने लगता है कि शायद इनका रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर 2005 के आसपास राजेश और अनुपमा जिंदगी में चल रही सभी गलतफहमियों को भुलाकर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करते हैं और साल 2006 में अनुपमा जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, एक बॉय और एक गर्ल। अगले कुछ महीनों तक इन दोनों की जिंदगी बड़े आराम से खुशी खुशी गुजरती है, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता क्योंकि 2008 में राजेश की नौकरी चली जाती है। अब वहां सरवाइव करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ टाइम बाद ये लोग अपना अमेरिका का घर बेच देते हैं और दोनों अपने बच्चों के साथ इंडिया वापस आ जाते हैं। राजेश कुछ महीनों तक देहरादून में अपने पेरेंट्स के घर पर रहता है और फिर देहरादून में गोविंदगढ़ नाम की जगह पर एक किराए का फ्लैट ले लेता है और अपने बीवी बच्चों के साथ वहां रहने लगता है। अब राजेश अपने लिए कोई अच्छी जॉब सर्च करने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद कोलकाता की एक बड़ी कंपनी में उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर जॉब मिल जाती है। अनुपमा और बच्चों को देहरादून में ही छोड़कर राजेश कोलकाता में आकर जॉब करने लगता है। जॉब की वजह से राजेश अब बहुत कम कोलकाता से देहरादून आता था। अब राजेश और अनुपमा एक दूसरे के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते थे और इसी बीच एक बार फिर इन दोनों के बीच में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। इन दोनों का रिलेशनशिप इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि इन दोनों की लड़ाई फैमिली कोर्ट तक चली जाती है। कोर्ट फैसला सुनाती है कि राजेश हर महीने खर्च के लिए अनुपमा को 20,000 रुपए देगा। दोनों इस फैसले पर सहमति जताते हैं और इन्हीं झगड़ों के बीच इन दोनों की जिंदगी चलती रहती है। अब साल आ जाता है 2010। वैसे तो अनुपमा ज्यादातर अकेली ही रहती थी, लेकिन फोन और ईमेल के जरिए अनुपमा अपने माता पिता और फ्रेंड्स से बात कर लिया करती थी। राजेश कुछ समय से अपने देहरादून वाले घर पर ही रह रहा था अनुपमा और बच्चों के साथ। इस वजह से अनुपमा की बातचीत अपने पेरेंट्स से कम होने लगती है। अक्टूबर नवंबर महीने में तो ऐसा होता है कि अनुपमा अब फोन पर अपने माता पिता से, यहाँ तक कि सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करना बंद कर देती है। लेकिन अनुपमा ईमेल बात किया करती थी। अनुपमा का पर्सनल मोबाइल फोन 15 अक्टूबर के बाद से स्विच ऑफ जा रहा था। जब भी अनुपमा के पेरेंट्स या भाई राजेश के मोबाइल पर फोन करते तो अक्सर राजेश उन्हें बोलता था कि अनुपमा कहीं बाहर गई है या फिर बिजी है, समय मिलते ही वह आप लोगों को खुद फोन कर लेगी। लेकिन फिर ऐसा नहीं होता था। अब दिसंबर का महीना आ चुका था। 2 मंथ से अनुपमा ने किसी से भी बात नहीं करी थी, ना ही किसी से मिली थी, लेकिन वो मेल में बात करती थी। अनुपमा के पेरेंट्स को कुछ ठीक नहीं
नहीं लग रहा था, इसलिए अनुपमा के माता पिता ने अनुपमा के भाई सुजन कुमार प्रधान को देहरादून भेजा ताकि वह अनुपमा से मिल सके। 12 दिसंबर 2010 को जैसे ही सुजन कुमार प्रधान देहरादून में राजेश के घर पहुंचता है तो राजेश उसे देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि अनुपमा कहीं बाहर गई हुई है। इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा कहासुनी होती है। सुजन जबरदस्ती घर के अंदर घुसने का प्रयास करता है, लेकिन राजेश सुजन प्रधान को घर के अंदर नहीं घुसने देता। इसलिए अब अनुपमा का भाई पास के पुलिस स्टेशन में चला जाता है और वहां जाकर अनुपमा गुलाटी की मिसिंग कंप्लेंट करवाता है। सुजन पुलिस वालों को सब बताता है। पूरे मामले की गंभीरता को समझने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत राजेश के घर जाती है और राजेश से अनुपमा के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। राजेश पुलिस वालों के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे पाता और इसलिए पुलिस वाले राजेश के पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। तलाशी लेने के दौरान पुलिस वालों की नजर घर के अंदर एक बंद कमरे पर पड़ती है। कमरा खोला जाता है जहां लोगों की नजर एक बड़े से फ्रिज पर पड़ती है। ऐसा फ्रिज अक्सर बड़ी बड़ी दुकानों और होटलों में ही देखने को मिलता है, मगर यह फ्रिज राजेश ने अपने घर के अंदर रखा हुआ था। यह सबको थोड़ा अजीब लगता है। फिर जब पुलिस वाले फ्रिज खोलते हैं तो उसे देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फ्रिज के अंदर बड़ी संख्या में छोटे छोटे ब्लैक कलर के पॉलिथीन बैग्स रखे हुए थे। जब उन्हें ओपन किया गया तो देखा कि उसमें मांस के छोटे छोटे टुकड़े हैं और गौर से देखने पर पता चलता है कि यह किसी इंसान के शरीर को काटकर उन प्लास्टिक की पॉलिथीन में रखा गया है। फ्रिज की ओर तलाशी ली जाती है तो फ्रिज के अंदर की तरफ एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। उस कटे हुए सिर को देखकर सुजन प्रधान पहचान लेता है कि यह तो मेरी बहन अनुपमा गुलाटी का सर है। और यह राज जब सबके सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। फिर पुलिस राजेश गुलाटी को अरेस्ट कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब पुलिस को राजेश की 5 दिन की रिमांड मिल जाती है और जो पूछताछ में आगे खुलासा होता है उसे जानकर हर कोई शॉक हो जाता है। राजेश के बयान के मुताबिक शादी के बाद जब राजेश और अनुपमा अमेरिका गए थे तो कुछ ही महीनों बाद वहां अनुपमा की दोस्ती राजेश के ही एक करीबी दोस्त से हो जाती है। बीतते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी होने लगती है। राजेश को यह बात बहुत बुरी लगती थी और इसी कारण अनुपमा और राजेश में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। लेकिन फिर 2006 में बच्चे होने के बाद इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर तभी मंदी के दौरान अमेरिका में नौकरी जाने के बाद राजेश फैमिली के साथ इंडिया आ जाता है। लेकिन इंडिया आने के बाद भी अनुपमा उसके दोस्त से बातचीत जारी रखती है और इसी वजह से अक्सर इन दोनों में लड़ाइयाँ होती थी। और इसलिए जब कोलकाता से राजेश को जॉब का ऑफर आता है तो वो वहाँ चला जाता है। कोलकाता में 2009 के आसपास राजेश की मुलाकात कोलकाता की ही रहने वाली एक महिला से होती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि उस महिला का पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसके साथ मारपिटाई करता है। अब धीरे धीरे उस महिला से राजेश की दोस्ती हो जाती है। बीतते समय के साथ राजेश उस महिला से प्यार भी करने लगता है। उस महिला की एक बेटी भी होती है। फिर बिना किसी को बताए राजेश कोलकाता के एक मंदिर में उस महिला से शादी कर लेता है। इस तरह राजेश की अब 2 वाइफ हो जाती हैं। लेकिन दूसरी शादी की खबर किसी न किसी तरह अनुपमा को लग जाती है। इस बात को लेकर अनुपमा और राजेश की लड़ाई होने लगती है और दोनों आपस में डिवोर्स लेने की बात करने लगते हैं। राजेश अनुपमा से माफी मांगकर उसे समझाकर डिवोर्स ना लेने के लिए मना लेता है, लेकिन इन दोनों के रिश्ते बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होते। और उधर कुछ महीने पहले कोर्ट ने जो 20,000 रुपए हर महीने अनुपमा को देने का फैसला सुनाया था, अब राजेश उस फैसले को भी गंभीरता से लेना छोड़ देता है। इस कारण पैसों की वजह से भी अनुपमा और राजेश के बीच लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। हर दिन की तरह 17 अक्टूबर 2010 को भी पैसों को लेकर अनुपमा और राजेश में काफी कहासुनी होती है। इसी दौरान किसी बात को लेकर राजेश काफी गुस्सा हो जाता है और अचानक वो अनुपमा को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से अनुपमा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। गिरते ही बेड के कोने से अनुपमा का सर टकराता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। खून देखने के बावजूद राजेश का गुस्सा शांत नहीं होता और वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बेड पर पड़े तकिए को उठाता है और अनुपमा के मुंह पर डालकर उसके मुंह को जोर से दबा देता है।
इस कारण दम घुटने की वजह से अनुपमा की मौत हो जाती है। जब राजेश और अनुपमा की लड़ाइयाँ हो रही थी, इस समय दोनों बच्चे घर से कहीं बाहर गए हुए थे। इसलिए राजेश सोचता है कि अगर बच्चे आए और उन्होंने अनुपमा को ऐसी हालत में देख लिया तो वो पकड़ा जाएगा। राजेश पहले तो अनुपमा को घर के दूसरे बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है। जब बच्चे वापस आते हैं और अनुपमा के बारे में पूछते हैं तो राजेश कहता है कि अनुपमा उनकी नानी के पास अर्जेंट काम से दिल्ली गई है। अगले दिन राजेश बाजार जाता है, जहाँ से 20,000 रुपए में वह एक बड़ा फ्रिज खरीद कर लाता है। इसके अलावा वो एक इलेक्ट्रिक स्टोन कटर मशीन और ब्लैक कलर के प्लास्टिक बैग खरीद कर लाता है। जब अगले दिन बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो राजेश घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने के बाद इलेक्ट्रिक कटर से अपनी पत्नी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है। वो लाश को कुल 72 टुकड़ों में काट देता है और फिर उन टुकड़ों को उठाकर पॉलिथीन बैग में डाल देता है। फिर उन सभी पॉलिथीन बैग को बड़े से फ्रिज में रख देता है ताकि लाश की बदबू बाहर ना फैले। राजेश जब भी घर से बाहर जाता था वो 1 या 2 थैली फ्रिज से निकाल लेता था और उसे लाकर देहरादून में ही स्थित मंसूरी रोड के पास वाले नाले और जंगलों में फेंक दिया करता था। राजेश ने पुलिस को यह भी बताया कि वह मैं ही था जो अनुपमा के मरने के बाद उसके ईमेल से उसके दोस्तों, भाई तथा दूसरे लोगों से बात करता था, ताकि उन लोगों को जरा भी इस बात का शक ना हो कि अनुपमा मर चुकी है। फिर पुलिस दिन रात मेहनत करते हुए राजेश गुलाटी के खिलाफ पुख्ता सबूत जमा करती है और कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि राजेश गुलाटी ने बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को 72 टुकड़ों में काट दिया था। इस हत्याकांड के 7 साल बाद 2017 में 1 सितंबर को राजेश गुलाटी को अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की बड़ी बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में धारा 302 तथा सबूत मिटाने की धारा 201 के तहत आजीवन कारावास तथा 15 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई जाती है। 2018 में राजेश गुलाटी लोअर कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट में अपील करता है, मगर उस अपील पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आफ्ताब श्रद्धा वाले केस और 2010 वाले इसी अनुपमा गुलाटी मर्डर केस से जुड़ा एक कनेक्शन भी पुलिस की नजर में आया था। दरअसल 16 नवंबर 2022 की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था कि आफ्ताब की गूगल सर्च हिस्ट्री के मुताबिक श्रद्धा की हत्या करने से पहले आफ्ताब ने कई बार इस अनुपमा मर्डर केस के बारे में पढ़ा था। यहीं से उसे हत्या के बाद शव को फ्रिज में रखने और फिर एक एक करके लाश के टुकड़ों को फेंकने का आइडिया आया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राजेश ने यह भी कहा था कि मुझे अनुपमा को मारने का अफसोस नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ कि आखिरकार अनुपमा से मेरा पीछा छूट गया। राजेश के मुताबिक अनुपमा उसके दोस्त के साथ बातें किया करती थी और अनुपमा की वही दोस्ती इन दोनों के बीच झगड़े का कारण बनती थी। सारी लड़ाइयों की वजह राजेश ने अनुपमा को बना दिया, लेकिन राजेश ने खुद 2009 में एक दूसरी लेडी से शादी कर ली थी। वो शायद ये बात भूल गया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस सत्य घटना को सुनने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च करके हर एक वीडियो लाती हूँ ताकि आप सब लोग अपने आसपास हो रहे क्राइम से सतर्क रहें और अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।